तो देखो एएफएम के अंदर चैप्टर 14 क्या नाम लिखा है इसका हम लोगों ने, मर्जर एक्विजिशंस और रिस्ट्रक्चरिंग। तो प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। मर्जर करके जो कॉन्सेप्ट था हमने एसएम सब्जेक्ट में एक सीखा था, जहां पे अगर दो इक्विवेलेंट कंपनी मर्ज करती है, दो इक्वल लेवल की कंपनी मर्ज करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर। यस और नो? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल मर्जर। बराबर है। जैसे एक सीए क्लासेस दूसरे से मर्ज हुआ, एक कॉफी का कंपनी दूसरे कॉफी कंपनी से मर्ज हुआ, तो हॉरिजॉन्टल। फिर 11वीं 12वीं का क्लासेस सीए क्लासेस से मर्ज हुआ प्रोफेशनल कोर्स से, तो उसको क्या बोलते थे, वर्टिकल मर्जर। बराबर है। उसके बाद टैक्समैन पब्लिकेशन सीए क्लास से मर्ज हो गया वीपी एकेडमी के साथ। हमारा टीचिंग का काम है, टैक्समैन का काम पब्लिशिंग का है, उसको बोलते थे को जेनेरिक मर्जर। और अगर हम लोग मर्ज हो जाते किसी होटल के साथ, मैकडी वगैरह के साथ, तो दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। तो मर्जर का मेन बेनिफिट क्या है, सिनर्जी बेनिफिट्स, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। मर्जर का एक और छोटा कॉन्सेप्ट था स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस टेम्पररी बेसिस पे होता है, और मर्जर जो है वो परमानेंट बेसिस पे होता है। तो अब इस चैप्टर में हमको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अपना कंपनी है माई लिमिटेड और दूसरे का कंपनी है अनादर लिमिटेड। आप अनादर लिमिटेड को एक्वायर करना चाहते हैं, तो आपको उसका पीएनएल अकाउंट यानी कि आप बोल सकते हैं इनकम स्टेटमेंट का डेटा लगेगा। यस और नो? तो इनकम स्टेटमेंट का डेटा में से आपके लिए रेलिवेंट चीजें क्या रहेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग अभी पूरा कंपनी को एक्वायर करना है तो 3 4 महीने का ड्यू डिलीजेंस लगता है। ड्यू डिलीजेंस मतलब परचेस ऑडिट, कि एक्वायर करे कि नहीं। पर हम लोग के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े क्विक बेस्ड है बड़े क्वेश्चंस, पर क्विक बेस्ड है। अपने को ज्यादा मतलब सामने वाले के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। किससे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर 100 करोड़ है और उसका कितना है, ₹50 करोड़। फिर दूसरा मतलब इक्विटी शेयर से। हमारे जो इक्विटी शेयर है लेटेस्ट से 10 करोड़ शेयर है, उसके भी इक्विटी शेयर्स जो है दैट इज 10 करोड़ शेयर्स। बराबर। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो कितना होता है, ₹100 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ शेयर्स कितना, ₹10। 50 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़, ₹5। बराबर है। आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में सीखा था इक्विवेलेंट बेसिस। अब आपका कंपनी जो है माई लिमिटेड, ये सामने वाली कंपनी को एक्वायर करने का सोच रहा है, और लेटर से गोपाल इज द इन्वेस्टर। गोपाल के पास दोनों कंपनी का एक एक शेयर है, तो इस कंपनी ₹10 देता है, ये कंपनी 5 देता है, तो ये तो इक्विवेलेंट नहीं हुआ। तो इक्विवेलेंट करने के लिए ₹5 वाला जो कंपनी अनादर लिमिटेड, उसके कितने शेयर्स होने चाहिए, 2 शेयर होना चाहिए। मतलब इसका एक शेयर इज इक्विवेलेंट टू इसका 2 शेयर, तब जाके 10 10 रुपया इक्विवेलेंट होता है। यस और नो? फिर आपको एमपीएस का डेटा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एमपीएस ₹100 है। एमपीएस इज डिपेंडिंग ऑन द मार्केट फैक्टर्स, और इसका जो ईपीएस है लेटेस्ट से ₹60। हम लोग एमपीएस को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इंटर में हमने डिविडेंड डिसीजन सीखा, गॉर्डन मॉडल, एमएम मॉडल। तो एमपीएस को अगर प्रेडिक्ट करने लग गए तो फिर जॉब करने का भी जरूरत नहीं, अपन एमपीएस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब सर, एमपीएस और ईपीएस के बीच का एक रेशो होता है, सो एमपीएस अपॉन ईपीएस, यानी कि ₹100 डिवाइड बाय ₹10 कितना टाइम्स होता है, 10 टाइम्स। और यहाँ पे ₹60 डिवाइड बाय ₹5 कितना टाइम्स होता है, 12 टाइम्स। यस और नो? नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं कि एमपीएस और ईपीएस के बीच में जो ईपीएस है वो आपका मेहनत का पैसा है। ईपीएस इनकम स्टेटमेंट से आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट।
तो सेल्स मेहनत से होता है। तो आपका ईपीएस लेटेस्ट से 10 रुपया है, दूसरे कंपनी का ईपीएस लेटेस्ट से 5 रुपया है, या लेटेस्ट से दूसरी कंपनी का भी 10 रुपया है। एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते, पर आपकी कंपनी के लिए पब्लिक जो है 20 रुपया पे करने को रेडी है, और रिलायंस कंपनी के लिए पब्लिक 200 पे करने को रेडी है। क्योंकि एमपीएस हमारे हाथ में नहीं है, वो मार्केट के सेंटीमेंट्स होते हैं। तो आपकी कंपनी को जो भाव भाव दिया जा रहा है, भाव, दैट इज 2 टाइम्स, उस भाव को क्या बोलते हैं? प्राइस अर्निंग रेशियो। सामने वाले की कंपनी को जो भाव दिया जा रहा है वो 20 टाइम्स, उसको क्या बोलते हैं? प्राइस अर्निंग रेशियो, भाव रेशियो। तो यहाँ पे अब सामने वाले को एक्वायर करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक, जब इसको आप एक्वायर कर रहे हो तो आप ईपीएस के बेसिस पे भी एक्वायर कर सकते हो। अगर दोनों का आप सपोज करो, अगर मैं 5/10 करूं, मतलब सामने वाले के 2 शेयर के लिए हमको एक ही शेयर देना चाहिए, है ना, इक्विवेलेंट बेसिस पे। जैसे आप बोलोगे सर सामने वाले के 2 शेयर कैसे हुए, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको रब कर देता हूं, तो अगर आपको इक्विवेलेंट बेसिस पे करना है, तो जो अनादर कंपनी है, बेसिकली मर्जर चैप्टर में हम उसको टारगेट कंपनी बोलते हैं। टारगेट मतलब उसको अपने को एक्वायर करना है, और हम लोग जो है वो एक्वायरर है। एक्वायरिंग कंपनी भी बोलते हैं, पर सिंपल भाषा में टारगेट कंपनी बोलेंगे। तो टारगेट कंपनी का जो ईपीएस है वो तो 5 रुपया है ना। गोपाल के पास दोनों कंपनी का एक एक शेयर है, लेकिन इक्विवेलेंट बेसिस पे इसका एक शेयर, पूजा ऊपर, इसका एक शेयर होना चाहिए और इसका 2 शेयर होना चाहिए। ये सुन, तब जाके इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे 10 रुपया और यहाँ पे 10 रुपये। अब अगर आपको सामने वाले कंपनी को जो रेशो, एक्सचेंज रेशो जो हम लोग सोचते हैं, अमलगमेशन अकाउंट्स में देते हैं, कंसल्टेशन में एक्सचेंज रेशो, तो यहाँ पे जो आपका एक्सचेंज रेशो कैसे होएगा, पहले 1:2, 2:1 मत सोचो। पहले नॉर्मल सोचो कॉन्सेप्चुअली, कि सामने वाले के 2 शेयर के लिए हमारा एक शेयर काफी है। अगर मैं सामने वाले का 1 रुपया कर देता हूँ ईपीएस, तो सामने वाले के 10 शेयर के लिए हमारा एक शेयर काफी है। आपकी बीकॉम की जो डिग्री है, लेटर से बीकॉम की डिग्री का 20,000 रुपए मिलता है, और सीए डिग्री का 2 लाख रुपए मिलता है। तो 10 बीकॉम डिग्री इज इक्वल टू 1 सीए डिग्री। कभी कभी होता है सीए नहीं होता है, तो अपन 10-15 डिग्री ले लेते हैं, नाम ऐसा, नाम से बड़ा इतने सारे डिग्रीज होते हैं। ये सुन, मैं ये हूँ ये हूँ, आप ओरिएंटेशन में तो गए ही है। तो सामने वाले के 10 शेयर के बदले अपना एक शेयर, तो वही वही उसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेशियो। कि भाई हम लोग सामने वाले का 10 शेयर एक्वायर करेंगे और बदले में एक शेयर इशू करेंगे। अगर मैं एमपीएस के बेसिस पे करूं, लेटर से इसको थोड़ा आसान करता हूं, 20 रुपया करता हूं। एमपीएस कितना? 20, बराबर है। तो एक्सचेंज रेशियो सिर्फ ईपीएस बेस पे डिटरमाइन होता है ऐसा नहीं है, इट कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस ऑल्सो। सर इक्विवेलेंट टर्म्स, इक्विवेलेंट बेसिस पे देखा जाए तो इसको 5 शेयर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और इसको एक शेयर से, तभी जाके 100 होएगा ना। यानी कि सामने वाले का 5 शेयर के बदले अपना एक शेयर काफी है। तो सामने वाले के आप 5 शेयर एक्वायर करोगे तो खुद का एक शेयर इशू करोगे। तो ये बन गया रेशियो आपका। सर ऊपर वाला रेशियो 2:1 हो रहा था, ये सुन लो, और अभी जो रेशियो है वो हो रहा है 5:1। फिर प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे भी कर सकते हैं। यानी कि जब आप टेबल पे बैठे हैं सामने वाले के साथ, अच्छा हर चैप्टर अलग है, नए बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ इंटर का भी आया, फाउंडेशन का भी आया, दूसरे चैप्टर का भी आया, या दूसरे सब्जेक्ट, तो भी मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पी रेशो हजारों बार आपको बताया, जो बच्चे साथ में बैठे, फिर भी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक चैप्टर मिस हुआ तो दूसरा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो जब आप टेबल पे बैठे हैं सामने वाले के साथ, आप एक्वायरर है, सामने वाला टारगेट वाला है। तो जब आप टेबल पे बैठे उसके साथ, तो जो एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन होगा, आपके कितने शेयर्स के बदले हम कितना शेयर इशू करें, न्यू शेयर जो इशू होगा, तो बहुत सारी बातें होएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस होगा। सर ऐसे तो 5-6 रेशो हो जाएंगे, हाँ 5-6 रेशो होएगा।
और उसी का जो मिड कुछ नेगोशिएशंस के बेस पे सामने वाली कंपनी को एक्वायर किया जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो भी हो सकता है कि भाई फ्यूचर के कैश फ्लो, क्योंकि टारगेट को अभी फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ यूजर्स भी हो सकता है, बराबर है। तो हम लोग जो है एक आइडिया ओवरव्यू ले रहे हैं कि कैसे हम सामने वाली कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। थोड़ा इसी के आसपास चैप्टर घूमता है और सामने वाली की कंपनी को एक्वायर करने से हमारा कितना बेनिफिट होगा उसको बोलते हैं सिनर्जी बेनिफिट। क्या बोलते हैं? सिनर्जी बेनिफिट। तो क्वेश्चन बोलेगा पोस्ट मर्जर ईपीएस बताओ। क्या बोला क्वेश्चन ने? पोस्ट मर्जर रेशो तो हमने डिटरमाइन कर लिया, तो पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होगा? पोस्ट मर्जर ईएटी। सर पोस्ट मर्जर ईएटी क्या आएगा? अपना ईएटी और सामने वाले का ईएटी डिवाइड बाय पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स। सर उसमें क्या आएगा? अपना नंबर ऑफ शेयर्स प्लस जो इशू किया, अपना नंबर ऑफ शेयर्स प्लस जो इशू किया, तो ये आ गया पोस्ट मर्जर ईपीएस। फिर वो लोग बोलेंगे सिनर्जी बेनिफिट जो है वो 5 लाख रुपए का, तो जो भी सिनर्जी आएगा वो इधर ऐड हो जाएगा, जो भी सिनर्जी आएगा वो इधर ऐड, थोड़ा इस डायरेक्शन में। बाकी थियरी वियरी भी है इस चैप्टर में, लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे। थोड़ा बहुत थियरी मैंने आपको बता दिया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वगैरह। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, पोर्टफोलियो का एकदम अलग ही चैप्टर है, अलग ही स्टाइल है। लेक्चर मिस नहीं करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, बेसिक अंडर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ मर्जर। तो स्टार्टिंग का अगर आपको ऐसा समरी बनाना रहेगा ना, तो स्टार्टिंग जो क्वेश्चंस का समरी या लेक्चर्स का चैप्टर में काफी क्वेश्चंस है, तो 6 साइड्स आप लीव कर सकते हैं। क्यों लीव कर रहे हो वो रीजन बता देना, समरी। सो बेसिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेनिफिट्स ऑफ मर्जर अपन नोट करेंगे। हाँ, यहाँ पे रेडीमेड मिल गया। अब जब हम लोग आईसीए का क्वेश्चन इसके बाद वाला क्वेश्चन में करेंगे तो वो लोग कोई ना कोई चीज मिसिंग करेंगे। जैसे अगर आपको ये 3 चीजें दिया है, बराबर है, तो ये 3 में से 2 ही चीज देंगे। या तो एमपीएस ईपीएस दे देंगे, पी रेशो बोलेंगे, आपको फाइंड करना पड़ेगा, या तो पी और ईपीएस दे देंगे, एमपीएस फाइंड करना पड़ेगा। आपके ईपीएस पे अगर आप भाव को मल्टीप्लाई कर देते हो, आपकी मेहनत पे भाव मल्टीप्लाई होता है तो एमपीएस मिलता है। एकदम सिंपल है, या रेशो बनाने जैसा है ही नहीं। आपका मेहनत 3.33 का है, ये आपका मेहनत बी लिमिटेड का 3 रुपए का है, मेहनत पे भाव ऐड कर दो तो 3 × 10 मतलब एमपीएस। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको इतना ही चीज देगा, पीएटी और नंबर ऑफ शेयर्स देगा। हो सकता है इनकम स्टेटमेंट बनाने को पड़े पीएटी लाने के लिए, और आपको प्राइस अर्निंग रेशो दे देगा, तो आपको ईपीएस इससे मिल जाएगा। ईपीएस से आप मेहनत इसको भाव को मल्टीप्लाई करोगे तो एमपीएस मिल जाएगा। मैंने कंप्लीट डेटा दिया क्योंकि अपन फोकस किसी और चीज पे कर रहे हैं। तो ए लिमिटेड ने एक्वायर किया बी लिमिटेड को, एग्रीड एक्सचेंज रेशो 0.667:1। तो 0.667:1 का मतलब है कि सामने वाले को हम लोग उसके एक शेयर के बदले कितना देने वाले हैं? 0.667। तो उसके 20,000 शेयर है, तो कैलसी पे करेंगे 20,000 इंटू 0.667, तो कितना हो जाएगा? 13,340। तो ये केस में अपना जो पोस्ट मर्जर क्वेश्चन ने पूछा, भाई पोस्ट मर्जर ईपीएस बताओ, पोस्ट मर्जर ईपीएस विल बी पोस्ट मर्जर ईएटी। अगर सिनर्जी बेनिफिट होता है ना तो हम लोग ऐड करते हैं, पहले देख लो, लिखो मत। तो पोस्ट मर्जर ईएटी दोनों कंपनी का मिला के डिवाइड बाय पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स। तो पोस्ट मर्जर ईएटी में ₹2 लाख प्लस ₹60,000 प्लस जीरो। जीरो मतलब अपना हम लोग आदत रखेंगे सिनर्जी को ऐड करने का। इनिशियल क्वेश्चन में सिनर्जीज नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। डिवाइड बाय पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर 60,000 शेयर्स प्लस 20,000 ऐड नहीं होएगा, 20,000 शेयर्स इंटू 0.667। तो यहाँ पे ₹2,60,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 0.667,
13,340 शेयर्स, सिंपल है। और आपको जो पोस्ट मर्जर ईपीएस आएगा दैट विल बी 3 कितना, हाँ 60,000 ऐड होएगा तो 73,340, सो 2,60,000 प्लस 73,340 तो 3.5 आएगा, बराबर है। तो आपका जो पहले ईपीएस था दैट वाज 3.33, अब कितना हो गया 3.55। अब क्वेश्चन पूछता है कि आप बताओ पोस्ट मर्जर एमपीएस। तो आपका ईपीएस तो ये मेहनत है, दिस इज योर पोस्ट मर्जर ईपीएस। अब यहाँ पे अपने को अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई पोस्ट मर्जर एमपीएस के लिए पी रेशो क्या लेने का। कभी कभी क्वेश्चन ही बता देगा कि सामने वाली कंपनी को अगर आप एक्वायर करते हो ना तो आपके भाव बढ़ जाएंगे, फिलहाल आपके भाव कितना चल रहा है 18 तो 20 हो जाएगा, या फिर क्वेश्चन बोलेगा भाव कम हो जाएगा 15 पे हो जाएगा, लॉस मेकिंग कंपनी था। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला देन वी विल अज्यूम दैट 18 टाइम्स। टारगेट का अज्यूम नहीं करेंगे, किसका अज्यूम करेंगे, अपना खुद का, एक्वायरर का, बराबर है। तो एक बेसिक एग्जांपल है जस्ट टू गिव यू द आइडिया, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा, ठीक है। तो आंसर में पहले लिखना 0.667:1, 0.667:1। तो इसका मतलब क्या है, 1 मतलब ओल्ड और 0.667 मतलब क्या, न्यू। दैट इज for one share in the old company, that is for one share in the old company, comma, new company will issue new company will issue 0.667 shares. New company will issue 0.667 shares. Yes or no? यानी कि अगर सामने वाले के 20,000 शेयर्स है, for 20,000 shares in old company, new company will issue 20,000 into 0.667 is equal to 13,340 shares. एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट वर्किंग नोट लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, पोस्ट मर्जर ईपीएस। पूछा पोस्ट मर्जर एमपीएस अज्यूमिंग देयर इज नो सिनर्जी इफेक्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मर्जर एमपीएस, जब कभी भी दो तीन सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं ना तो वी हैव टू कंसीडर द बेस्ट अजम्पशन। पोस्ट मर्जर एमपीएस के लिए आपको क्या चाहिए, पोस्ट मर्जर ईपीएस तो मालूम ही है, तो आपको बेसिकली प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, मेहनत को भाव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोस्ट मर्जर एमपीएस मिल जाएगा, बराबर है। लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो क्या लेने का, तो अजम्पशन 1 ये बोलता है कि जो प्राइस अर्निंग रेशियो एक्वायरर कंपनी का है वही लेंगे, सो दैट विल बी द अजम्पशन नंबर 1। लेकिन अजम्पशन 2 एक और अजम्पशन है, ऑन द बेसिस ऑफ weighted average PAT, on the basis of what, weighted average PAT। फॉर एग्जाम्पल आप कैलसी पे अगर वेटेड एवरेज निकालो तो टोटल पीएटी जो है, टोटल दैट इज 2,60,000, और 2 लाख डिवाइड बाय 2,60,000 करेंगे
इधर ही मैं एक ब्रैकेट कॉलम बना देता हूं. So 2 lakh divided by 2,60,000. So that will come to 0.77. Yes or no? और यहाँ पे रहेगा 0.33. बराबर. और 0.77 मेरा वेट है विथ रिस्पेक्ट टू पीएटी. तो कितना कंट्रीब्यूशन है पीएटी के अंदर? कितना है? 0.23. तो कितना कंट्रीब्यूशन है पीएटी के अंदर? तो आपका वेट है 0.77 और 0.77 मल्टीप्लाई 18, क्योंकि भाव जो है उस वेट के हिसाब से जाएगा. 0.77 इंटू 18 एम प्लस 0.23 इंटू 10 एम प्लस एमआरसी. बराबर. 0.77 इंटू 18 एम प्लस 0.23 इंटू 10 एम प्लस एमआरसी. 16.16 का वेटेड एवरेज भाव आएगा. दूसरा वेटेड एवरेज भाव आप निकाल सकते हैं 18 प्लस 10 डिवाइड बाय 2. लेकिन उसमें जो वेट आप निकाल रहे हैं 18 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, तो उसका लॉजिक क्या है भाई? दो इक्वल कंपनी है, पर ये तो दो इक्वल कंपनी नहीं है. आप ईपीएस का भी जो है वेट्स निकाल सकते हैं, लेकिन उससे बेटर वेट जो है वो ईएटी का है, क्योंकि सब कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ईएटी. क्वेश्चन ये भी बोल सकता है ना ईबीआईटी के बेस पे आप देखो, तो फिर यही तरीके से आप ईबीआईटी का भी कर सकते हैं, क्योंकि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है. तो ऐसे बहुत सारे अजम्पशंस पॉसिबल है. वी आर कंसिडरिंग द बेस्ट टू अजम्पशंस, और ये दोनों अजम्पशन में सबसे बेस्ट है कि जो पुराना पी रेशो है उसी को कंटिन्यू करो. तो अगर मैं अभी लिखेंगे नहीं क्योंकि उसमें एक स्टेटमेंट आएगा. तो अगर मैं यहाँ पे पोस्ट मर्जर ईपीएस के केस में अपना पोस्ट मर्जर ईपीएस अपने बाजू में ही कैलकुलेट किया, कितना? 3.5 है, और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 18 टाइम्स से. तो 18 टाइम्स पे अपना अजम्पशन 1 के नीचे नोट आ जाएगा. तो आपका पोस्ट मर्जर एमपीएस 3.55 इंटू 18 63.9. यस और नो? और अगर मैं यहाँ पे पोस्ट मर्जर ईपीएस 3.5 है और पी रेशो मैंने वेटेड एवरेज के हिसाब से निकाला, तो वो हम लोग उसका नोट कर देंगे. कितना था? 16.16 टाइम्स. सो 3.55 इंटू 16.16 कितना होता है? 57.37. बराबर है. और अगर मैं पोस्ट मर्जर एमपीएस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करता हूँ, डेफिनेटली पोस्ट मर्जर शेयर्स होएगा ना. पोस्ट मर्जर टोटल शेयर्स, हमारे पोस्ट मर्जर टोटल शेयर्स कितने थे? 73,340. सो 63.9 इंटू 73,340. तो हमारा जो टोटल मार्केट कैप है, इसको क्या बोलते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो शॉर्ट में अगर बोले टोटल मार्केट कैप है, सो दैट विल बी 46,86,426. और सिमिलरली अगर यही चीज को मैं इधर भी मल्टीप्लाई करता हूं, तो 73,340 था ना. तो मेरा जो मार्केट कैप आएगा 57.37 into 73,350. So that will be 42 lakhs 7,516. Yes or no? तो डेफिनेटली मार्केट कैप अलग अलग आएगा, वो सेम तो आएगा नहीं, क्योंकि एमपीएस आपके हाथ में नहीं है और पी रेशो के लेके आपने अजम्पशन लिया है. सर हमारा पुराना मार्केट कैप कितना था? बिफोर मर्जर हमारा मार्केट कैप कितना था? तो बिफोर मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? क्वेश्चन देखना पड़ेगा. 60,000 इंटू 60,000 शेयर्स इंटू ₹60. पुराना बिफोर मर्जर मार्केट कैप था 36 लैक्स. तो क्वेश्चन आपको पूछेगा भाई इंक्रीज इन मार्केट कैप कितना हुआ? तो इंक्रीज इन मार्केट कैप बिकॉज ऑफ द मर्जर. स्टेक होल्डर सवाल पूछेंगे भाई एक्वायर किया अपने सामने वाले को तो क्या फायदा है? तो इंक्रीज इन मार्केट कैप कम्स टू 10 lakhs 86,426. और इसी हिसाब से अपन बाजू वाले में भी निकल सकते. बराबर है.
तो ये क्वेश्चन एक बेसिक मास्टर एग्जांपल है ताकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ सके। वैसा इट्स वेरी इजी, लॉजिकल चीजें हैं। तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे पोस्ट मर्जर एमपीएस। अजम्पशन 1 में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं पी रेशो ऑफ एक्वायरर कंपनी, एक्वायरर कंपनी को आप न्यू कंपनी भी बोल सकते हैं, रिमेन्स सेम। So if nothing said in question, this assumption is the best. Assumption 2, weighted average on the basis of PAT. तो ऐसे ही आपको assumption 2 का निकालना है, इंक्रीज इन मार्केट कैप कितना होता है। ये क्वेश्चन ने तो आपको एक्सचेंज रेशो दे दिया था, लेकिन अगर एक्सचेंज रेशो नहीं दिया तो फिर एक्सचेंज रेशो डिटरमाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई लॉ तो नहीं है इसके ऊपर कि भाई एक्सचेंज रेशो यही होना चाहिए। एक्सचेंज रेशो कैन बी, जो मैं आपको इधर टेबल पे बता रहा था यहाँ पे, तो एक्सचेंज रेशो का जब डिस्कशन होता है ऑन द टेबल, सो एक्सचेंज रेशो कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ MPS also, it can be on the basis of net asset value, it can be on the basis of अगर बैंक एक्वायर कर रहा है तो NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, it can be on the basis of अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो on the basis of प्रोडक्शन। ये सुनो, जिसके लिए जो रेलिवेंट है वो, फिल्म लाइन वाली कंपनी है तो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ लेट अस से फ्यूचर कैश फ्लोस। इंटरनेट वाली कंपनी है सो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्राइबर्स। ये सुनो कि भाई आपका चैनल खरीदना है वगैरह, तो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ व्यूवरशिप। मीडिया कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ व्यूवरशिप। तो बहुत तरीके हैं, अपने को खाली लॉजिक पकड़ लेना है। तो अगर मैं पहला वाला केस आपको समझाऊं, भाई आपकी कंपनी माई लिमिटेड और दूसरे की कंपनी अनादर लिमिटेड, और हमारा ईपीएस जो है वो 10 रुपए का है, सामने वाले का 5 रुपए का है, तो मेरे पास दो तरीके कैलकुलेट करने के। या तो मैं उसको इक्विवेलेंट पे लेके जाऊं, इंटू 2 करूं तो ये 10, इंटू 1 10। यस और नो, मतलब सामने वाले के 2 शेयर के लिए वी शुड इशू 1 शेयर, सामने वाले के 2 शेयर के लिए वी शुड इशू 1 शेयर। यानी कि अगर सामने वाले के 10,000 शेयर है तो मैं इशू करूंगा कितना, 5,000 शेयर। तो मैं बोल सकता हूँ 0.5:1। ये ओल्ड हो गया और ये क्या हो गया, न्यू। और यही 0.5:1 को लाने का दूसरा तरीका है 5/10। 5/10 भी क्या होगा, 0.5। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है तो एकदम इजी लग रहा है भाई, 5/10 मतलब 0.5:1। तो इसका एक गोल्डन फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि जो भी कंपनी को आप एक्वायर करना चाह रहे हो वो टारगेट है और आप कौन है, एक्वायरर है। तो फॉर्मूला ये हो जाता है एक्सचेंज रेशो का, ईपीएस ऑफ टारगेट डिवाइड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरर, हमेशा टी अपॉन ए। क्या रहेगा, टी अपॉन ए। ऐसे ही आप एमपीएस का कर सकते हैं। आपका जो एमपीएस चल रहा है वो 200 रुपए का चल रहा है, सामने वाले का एमपीएस 20 रुपए का चल रहा है। इक्विवेलेंट बेसिस पे करेंगे, एक शेयर 200 का, सामने वाले को इसके 10 शेयर लेने पड़ेंगे तब जाके 200 होता है। तो सामने वाले के 10 शेयर के बदले हम लोग 1 शेयर इशू करेंगे, सामने वाले के 10 के बदले हम लोग 1 शेयर इशू करेंगे, बराबर है। यानी कि उसके 10 है और अपना कितना 1 है, तो 1:10। यस और नो। और इसी चीज को अगर आप, ये एमपीएस है, इधर मैंने टारगेट लिखा, इधर एक्वायरर लिखा, तो एमपीएस ऑफ टारगेट
डिवाइड बाय एमपीएस ऑफ एक्वायरर, तो कितना होता है 20 डिवाइड बाय 200, कितना 0.1। आप इसी चीज को ऐसा भी कर सकते हैं 0.1:1। यस और नो? सामने वाले का ओल्ड हो गया और ये क्या हो गया आपका न्यू हो गया। समझ में आप लोगों को? तो ईपीएस भी हो सकता है, एमपीएस भी हो सकता है, और ऐसे अनगिनत कुछ भी चीज हो सकती है। क्वेश्चन करते जाएंगे, मजा आता जाएगा। और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है 20 बेस्ट क्वेश्चंस निकाल लेने का, 20 से 22 बेस्ट क्वेश्चन। कोई भी अटेम्प्ट होने दो, 70 to 80 मार्क्स का पेपर आपके हाथ में है। इट इज मॉड्यूल आरटीपी टीवाई के पास्ट एग्जाम। 15 से 20 मार्क का आउट ऑफ द बॉक्स। तो आप क्या करना, बाजू में जो कॉलम है ना, वहां पे कॉलम बना लेना, ऊपर वाले को लेके फॉर्मेटिंग इशू है, और इसको आप ऐसा कट कर देना। तो आपका सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाजू में कॉलम बना लेना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख और 50,000 है। शेयर प्रीमियम जो है वो 2,000 रुपया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 38,000 और 4,000 है, और 10% डिवेंचर्स जो है वो 15,000 और 5,000। रुपीज 1 लाख है, तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम लोग साइड में किधर लिख लेते हैं, तो एक्स लिमिटेड के जो नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख डिवाइड बाय रुपीज 10, कितना 10,000 शेयर्स। यस और नो? और वाई लिमिटेड के जो नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000 डिवाइड बाय 10, 5,000 शेयर्स। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टू स्टार्ट विथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बोला है, यानी कि पीएटी बोला है। आपको इनकम स्टेटमेंट आता है, लिखने का जरूरत। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो बेसिकली पीएटी एंड प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद बोला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि वो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। और आपको दे दिया क्या, मार्केट प्राइस। यस और नो? अगर हम लोग, व्हाट वुड बी द शेयर एक्सचेंज रेशियो शुड बी ऑफर्ड टू द शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड इफ बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू बोला, ईपीएस बोला, और मार्केट प्राइस, विच शुड बी द प्रीफर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो रेशियो बेस्ट रहेगा जिसमें कम इशू होएगा। तो नेट एसेट बाद में देखते, पहले ईपीएस देख लेते। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर दे ही दिया आपको, कितना 24,000, और नंबर ऑफ शेयर्स आपको मालूम है 10,000। तो आपका ईपीएस कितना होएगा 2.4। यस और नो? सो ईपीएस विल बी 2.4, और यहाँ पे 15,000 डिवाइड बाय 5,000 शेयर्स 3। यस और नो? टारगेट कंपनी कौन सा है, वाई लिमिटेड जो है वो टारगेट है, और ये क्या एक्वायर। अब इसमें ना इक्विवेलेंट करने जाएंगे मजा नहीं आएगा। मतलब वो दूसरा, तो अपने को वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, टारगेट अपॉन एक्वायर। उसका लॉजिक मैं लिखवा दूंगा। मैंने पिछले केस में कैसा एग्जांपल लिया था भाई, इसका जो है 5 ईपीएस और आपका कितना है 10 है, तो टारगेट का अगर 5 है तो इक्विवेलेंट बेसिस पे 2 करना पड़ेगा ना, और इधर 1 करना पड़ेगा। उसके 2 के बदले अपना 1 जाता है। 1 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 0.5। तो वैसा यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा 0.5। तो यहाँ पे टारगेट अपॉन एक्वायर 3 डिवाइड बाय 2.4 करो तो एक्सचेंज रेशियो कितना आता है, सॉरी 1.2। तो 1.2:1 विल बी द एक्सचेंज रेशियो। दूसरा केस वो लोग ने बोला मार्केट प्राइस के बेस पे। मार्केट प्राइस का तो आप डायरेक्ट देख के ही बता सकते हो। टारगेट का कितना है 27, तो 27 डिवाइड बाय 24 कितना 1.25 वो हो जाएगा। और सर व्हाट अबाउट नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट्स को लेके आपने इंटर पास किया है। सो टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी, और आउटसाइड लाइबिलिटी के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रू ओनर होता है वो खाली इक्विटी शेयर होल्डर होता है। तो उसका अपन एक टेबल बना के वो माइनस करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो नेट एसेट वैल्यू पर शेयर मिलेगा, और नेट एसेट वैल्यू ऑफ टारगेट डिवाइड बाय नेट एसेट वैल्यू ऑफ एक्वायरर, तो आपको उसका भी एक्सचेंज रेशियो मिल जाएगा। यस और नो? करते हैं सॉल्व, ठीक है? तो आंसर, पहले एक छोटा सा सेल्फ एग्जांपल लिखा दूं।
टारगेट अपॉन एक्वायरर को लेके थोड़ा इजी हो जाएगा। सेल्फ एग्जांपल के बाद सॉल्व करेंगे तो अच्छा। तो पहला देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा एक्वायरर कंपनी और यहाँ पे मैंने लिखा टारगेट कंपनी। और इसका जो ईपीएस है 10 रुपया है और इसका जो ईपीएस है 5 है। तो इक्विवेलेंट टर्म्स पे देखा जाए तो इसका एक शेयर इज इक्विवेलेंट टू इसका 2 शेयर, तब जाके ये 10 और 10 होता है, बराबर है। इसका मतलब फॉर 2 शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी एक्वायरर should issue 1 share, and if target company is having 32,000 shares in the balance sheet, so acquirer company will issue 16,000 shares. Yes or no? तो अगर इस चीज को हम लोग रेशो वाइज लिखें तो रेशो इज 1:2। क्या है? 1:2। इक्विवेलेंट पे ले तो इधर 1 है और इधर 0.5 है। यस और नो? अगर इक्विवेलेंट पे ले तो ये आपका ओल्ड का है और ये आपका न्यू का है। न्यू इज टू ओल्ड का रेशो रहता है कभी भी, तो न्यू इज टू ओल्ड रहेगा। और यही 0.5:1 को लाने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्मूला आ जाता है ईपीएस ऑफ टारगेट तो एक्सचेंज रेशो इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरर कंपनी। सर कितना ईपीएस ऑफ टारगेट? 5, तो ₹5 डिवाइड बाय ₹10, यानी कि 0.5:1, यानी कि फॉर 1 शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी 0.5 शेयर ऑफ न्यू कंपनी विल बी इशू, बराबर है। यानी कि अगर 32,000 शेयर फॉर ओल्ड कंपनी, देन 16,000 शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी विल बी इशू। बात वही है, बात सेम ही है, खाली इधर आप देखोगे ना, आप 2/1 नहीं बोल सकते उसको। अगर आप इस बेसिस पे करने जाते हो तो 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका मैथमेटिकल लॉजिक है, एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, एक जगह डिवाइड होता है। और अगर आप ऊपर वाले बेसिस पे करने जाते हो तो 5/10, आंसर सेम ही आएगा लेकिन तरीका अलग है। तो हमको बार बार इक्विवेलेंट बेसिस पे नहीं जाना, क्योंकि अभी जैसा ये क्वेश्चन था, एक का 3 है, एक का 2.4 है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमेशा वी विल गो बाय द क्वेश्चन, एकदम ईपीएस आपको मिल जाएगा। तो हम लोग करेंगे ईपीएस ऑफ टारगेट डिवाइड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायर। समझा सब लोग को? ठीक है ना? ये सेल्फ एग्जांपल लिखने के बाद अपन चालू कर। सेल्फ एग्जांपल टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेशियो। सेल्फ एग्जांपल टू डिटरमाइन एक्सचेंज रेशियो, जो वाला भी लिख लेंगे। तो यही 0.5:1 लाने का दूसरा तरीका ये वाला है। T/A, ता, हम लोग ता करके ऐसे हम एज ए स्टूडेंट याद रखते थे, टाटा। और अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्वायरर कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड, और इसका टारगेट का नाम क्या है? वाई लिमिटेड, बराबर है। और आपको ईपीएस कैसे मिलेगा? टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मुझे एक्स लिमिटेड का आप टोटल अर्निंग्स बताओ कितना है? 24,000। आपको वर्किंग्स बताना पड़ेगा, भले ऐसा भी हो सकता है इस चैप्टर में आप वो लेवल पे चले जाओ कि देख के 2 मिनट में सॉल्व कर दो, लेकिन एग्जाम में अगर 8 मार्क 10 मार्क का है तो आपको वर्किंग बताना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपने बताया कितना, 10,000 शेयर्स। तो आपका जो ईपीएस आया दैट इज 2.4, और यहाँ पे आपका है 15,000 और यहाँ पे 5,000 शेयर्स, तो यहाँ पे कितना है, ₹3, बराबर है। और अगर अपने को एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करने का है तो इसके नीचे हम लोग वो फॉर्मूला लिख लेंगे। सो एक्सचेंज रेशियो विल बी ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायर। So EPS of target company divided by EPS of acquirer company, and that will be ₹3 divided by ₹2.4. That comes to 1.25:1। और हमेशा एक आदत डालना, तो आपको कैसा, जब आप एफआर करते हैं ना तो उसमें भी एक्सचेंज रेशियो आएगा अमलगमेशन वगैरह, पर एएफएम में हमेशा आदत रखना, फॉर 1 शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी 1.25 शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी विल बी इशूड, ऐसा आदत हम लोग रखेंगे। तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस हो गया। सेम फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस, सेम फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी। एनएवी का खाली एक वर्किंग अलग से बनाना पड़ेगा, बराबर है। इट्स अ बी कैटेगरी क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, बी कैटेगरी। ईपीएस और आपका जो फाइनल आंसर है उसको बॉक्स बना देंगे 1.25:1। उसके बाद एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस, एमपीएस ऑफ टारगेट डिवाइड बाय एमपीएस ऑफ एक्वायरर, ब्रैकेट में लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस। टू आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस, और क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट वैल्यू ऑल्सो। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट वैल्यू, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी में आप माइनस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस करेंगे, उस पर आप नोट लिखेंगे, एक बार ध्यान दे दो। तो ये आपका टोटल लायबिलिटी हो गया, ये आप लोगों ने माइनस किया, तो आपको एनएवी का टोटल आएगा। हाँ, सो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, तो एनएवी का टोटल आएगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो आप डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो एनएवी पर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर, इसके लिए हम लोग ने नेट एसेट वैल्यू के टाइम पे हमने माइनस किया। तो 1,38,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना होता है, 13.8, और यहाँ पे होता है ₹11.2, बराबर है। और सेम फॉर्मूला 11.2 डिवाइड बाय 13.8, तो आपको एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी आएगा। अब मजे की बात एक सुनना, सामने वाले का एनएवी कितना है, 56,000। तो जब हम लोग इंडेक्स 103 करते हैं, यानी कि अमलगमेशन वाला, तो सामने वाले को जब हम लोग एक्वायर करते हैं ना, तो आपके पास अलग अलग तरीका है एक्वायर करने का। उसका नेट एसेट वैल्यू कितना है, 56,000, पर जो आप उसको पेमेंट करते हैं उसको पीसी बोलते हैं। तो पीसी जो है ना, वो जरूरी नहीं कि नेट एसेट वैल्यू पे पे होगा। जैसे इंस्टाग्राम का जो नेट एसेट वैल्यू था वो 100 करोड़ था, लेकिन जब पेमेंट हुआ तो 2,000 करोड़ हुआ। क्यों? क्योंकि सामने वाले के फ्यूचर के सब्सक्राइबर इंक्रीज हो सकते हैं, आप कंपटीशन को एलिमिनेट कर रहे हैं। जैसे स्टेशन का प्रॉपर्टी खरीदोगे तो अगर 15,000 पर स्क्वायर फीट चालू है तो 15,000 पर स्क्वायर फीट पे सेल नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेशन के पास है। तो देर आर सम अदर साइकोलॉजिकल रीजंस ऑल्सो, जिसके बेस पे क्या डिटरमाइन होता है आपका पीसी। वो वर्ड बहुत अच्छा लगता है, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन, बट इट्स ए वेरी इजी थिंग। हम लोग डे टू डे लाइफ में हर प्रोडक्ट का खरीदने से पहले वैल्यू करते ही है, तो उसमें थोड़ा सेंटिमेंट जुड़े हुए रहते हैं। तो जब इंडेक्स 103 करते हैं तो वहां पे भी अपने को काम आता है ये जो कॉन्सेप्ट अपन सीख रहे हैं, सिर्फ ये थोड़ा डिसीजन मेकिंग का है कि एक्वायर करे कि नहीं,
वहां पे खाली रिपोर्ट करने का फैक्ट्स, यहाँ पे एक्वायर करने के वक्त टाइम पे क्या जनरल एंट्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो चलो, दिस इज वर्किंग नोट 3, exchange ratio on the basis of NAV. That will come to 0.812:1. आया सबको? ये तो आपने एक्सचेंज रेशो तो कैलकुलेट कर लिया। What would be the share exchange ratio? Should be offered to the shareholders of target company. कोई भी कंपनी होएगा, टारगेट आइडेंटिफाई कर देने का। वाई लिमिटेड क्या अपना टारगेट है, तो ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। आगे वो लोग ने पूछा विच शुड बी द प्रिफर्ड रेशियो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्स लिमिटेड। तो अगर मैं उसका समरी बनाऊं ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, एमपीएस और एनएवी, एक्सचेंज रेशियो आपने डिटरमाइन किया। आपने 3 बार लिखा, फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी 1.25 ऑफ न्यू कंपनी शुड बी इशूड। यस और नो? 1 ओल्ड का है, न्यू इज टू ओल्ड, न्यू इज टू ओल्ड। तो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? सस्ता, एनएवी वाला सस्ता है, क्योंकि उसमें ना भाव अप्लाई नहीं हुआ है, तो एनएवी सस्ता। हम लोग कोशिश करेंगे कि एनएवी में लेके आए, बाकी अदर रीजंस भी हो सकता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत सारे अलग रीजंस हो सकते हैं, बराबर है। तो इसके नीचे ऐसा समरी लास्ट में बना लो। फ्रॉम एक्वायरर पर्सपेक्टिव, exchange ratio based on NAV, that is 0.812:1, is preferable because it results in using minimum in issuing minimum number of equity shares. शेयर कैपिटल पे लिखना है, यस और नो? तो आप नोट लिखेंगे, नोट ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। To calculate NAV, preference share capital also needs to be reduced in the given case. Preference share capital also needs to be reduced in the given case. Hence, between the real owners, that is equity shareholders, merger happens between the real owners, that is the equity shareholders, and in this case NAV should be calculated for per equity share. Equity का मतलब होता है true owner. So in this case NAV should be calculated for per equity share. बराबर है। बाकी इंडेस 109 सीखते हैं जिसका नाम है AS13 वाला, तो वो लोग बोलते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ना, तो वो भी ओनर्स है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि भाई इरिडीमेबल है, दे आर द ट्रू ओनर्स, तो फिर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस नहीं करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ बोला नहीं था तो नॉर्मली माइनस करने का। तो ये तो आपका एडिशनल क्वेश्चन 1।
एडिशनल क्वेश्चन 2, बी कंपनी इज बीइंग एक्वायर्ड बाय ए कंपनी ऑन ए शेयर एक्सचेंज बेसिस। तो ऑन ए शेयर एक्सचेंज बेसिस को सर्कल करेंगे। बराबर है। और अगर अपने को इतना सारा डेटा दे दिया ना, मतलब बहुत अच्छी चीज है। पीएटी दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया, 56 डिवाइड बाय 10 करके आपको ईपीएस भी दे दिया, और 21 डिवाइड बाय 8.4 करके आपको 2.5 ईपीएस मिला। और आपकी जो मेहनत है, अगर आप उस मेहनत पे भाव को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एमपीएस भी मिल जाएगा। तो 5.6 मल्टीप्लाई 2.5, तो दैट कम्स टू 70। और 2.5 मल्टीप्लाई 7.5, 18.75। तो पहला तो वो लोग ने वही पूछा, डिटरमाइन द प्री मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर, यस और नो। आगे आपको पूछता है एंड बी द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो ए कंपनी शुड ऑफर विदाउट द डाइल्यूजन ऑफ ईपीएस और एमपीएस। इसका मतलब आपको ईपीएस दिया हुआ है वहां पे, वो डाइल्यूजन वगैरह जो है कैसे देखेंगे। अगर आपको टी अपॉन ए करना है, किसको एक्वायर कर रहे हैं, बी कंपनी इज बीइंग एक्वायर्ड बाय, तो वो लोग इंग्लिश के साथ खेलते हैं, उनको लगता है इंडिया के बच्चे समझेंगे नहीं। तो नॉर्मली ए कंपनी एक्वायर्स बी होना चाहिए, वो लोग ने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट किया। तो बी कंपनी इज बीइंग एक्वायर्ड बाय, तो टारगेट कौन है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो टारगेट बी है, तो अगर टारगेट बी है तो टी अपॉन ए करके हम लोग एक्सचेंज रेशियोज को डिटरमाइन कर सकते हैं। बराबर है। सिंस बी कंपनी इज बीइंग एक्वायर्ड बाय, बी कंपनी इज बीइंग एक्वायर्ड बाय कौन सा कंपनी, ए कंपनी। नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर एक्वायरर कंपनी इज ए लिमिटेड, या तो ए कंपनी, और टारगेट कंपनी इज बी लिमिटेड। बराबर है। कभी भी ये गिवन चीजें लिख लेने का, लिखते लिखते क्या है ना, एग्जाम में भी प्रैक्टिस के टाइम अपना माइंड ऑपरेट होता है। ओके, दिस इज द थिंग। तो लिखेंगे, दो तीन फायदा है, फोकस भी रहता है, माइंड ऑपरेट होता है, और सामने वाले को वर्किंग भी मिलता है। तो 56 डिवाइड बाय 10, 5.6। और आपको बार बार फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, अगर आप समझ गए भाई मेहनत पे भाव को मल्टीप्लाई, अदरवाइज फिर वो फॉर्मूला लिखो, एमपीएस अपॉन ईपीएस इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग, फिर वैसा सब। तो आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, एमपीएस। तो ये एमपीएस कौन सा आपका, प्री मर्जर वाला है। सो 5.6 मल्टीप्लाई 12.5 कितना बताया आपने, ₹7। और ये वाला 18.75। तो पहले अपन इतना नोट कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा। Determine B part the maximum exchange ratio A company should offer without the dilution of EPS। तो ये आपका वर्किंग नोट 1 हो गया। और सेकेंड केस में हम लोग लिख रहे हैं मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। सो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्वायरर ए कंपनी should what offer without the dilution of EPS, विदाउट द डायलूजन ऑफ ईपीएस। तो इसका मतलब अपने को पहला समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, विदाउट द डायलूजन ऑफ ईपीएस मतलब पोस्ट मर्जर ऑल्सो जो एक्वायरर कंपनी है ना, उसका ईपीएस शुड बी सेम। दिस मीन्स दैट पोस्ट मर्जर ऑल्सो, एक्वायरर कंपनी का, टारगेट का नहीं, एक्वायरर कंपनी ए ईपीएस शुड बी सेम एज अर्लियर, या तो सेम एज बिफोर मर्जर। तो वो कैसे मिलेगा, कोड पे ध्यान देंगे। पोस्ट मर्जर ईपीएस, फॉर्मूला तो सिंपल है, पोस्ट मर्जर ईएटी डिवाइड बाय पोस्ट मर्जर
टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यस और नो। और वो अभी हमने जो मीनिंग लिखा उसका मतलब क्या है कि पोस्ट मर्जर ईपीएस पहले वाला ही होना चाहिए, तो पहले वाला ईपीएस कितना है 5.6, तो यहाँ पे मैंने लिखा 5.6। और पोस्ट मर्जर ईएटी, एक्वायरर का ईएटी कितना है क्वेश्चन देखो, 56 lakhs, बराबर है। और टारगेट का 21 lakhs। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्वायरर का कितना है 10 लाख शेयर्स। टारगेट का नहीं मालूम अपने को, क्योंकि एक्सचेंज रेशो अपने सर वो वाला उससे उस पे करेंगे, पर पहले ये तो समझ लेते हैं। तो एक्स है, कितना एक्स, फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो लेट अस से 5.6 इज इक्वल टू 56 प्लस 21 अपॉन 10 प्लस एक्स। सब लैक्स में है ना, तो लैक्स लैक्स कैंसिल हो जाएगा। तो 10 इंटू 5.6, 56 प्लस 5.6x इज इक्वल टू 77। 77 माइनस 56, 21। और 21 डिवाइड बाय 5.6, 3.75, बराबर है। तो 3.75 शेयर्स आपको इशू करना है, तो ये तो न्यू शेयर्स हो गए ना। उसके पुराने कितने थे, सो न्यू इज टू ओल्ड होता है। तो 3.75 आप इशू कर रहे हैं, और पुराने कितने थे 8.4 लैक्स, यस और नो। टारगेट कंपनी के पुराने शेयर्स थे 8.4 लैक्स। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 8.4 डिवाइड बाय 3.75 इंटू 1 डिवाइड बाय 8.4, 0.446। और अगर यही चीज को हम लोग शॉर्टकट तरीके से कर ले, एंड दैट विल बी 2.5 EPS ऑफ टारगेट, दिस इज टारगेट कंपनी, डिवाइड बाय 5.6, वो भी कितना आता है 0.446। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोई सिनर्जी बेनिफिट नहीं था। अगर क्वेश्चन बोलता ना कि भाई एक्वायर करने से सिनर्जी बेनिफिट है, क्वेश्चन चालाकी करता कि नहीं भाई 10 लाख के बदले 5 लाख शेयर इशू करे, तो फिर वो एक्सचेंज रेशो नहीं आता था। यहाँ पे कोई भी सिनर्जी बेनिफिट वगैरह नहीं था, तो आंसर वही आएगा। अब आपके पास एग्जाम में दो चॉइस है। वो लोग ने पूछा, लाइन को समझो, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो ए कंपनी शुड ऑफर विदाउट द डायलूजन ऑफ ईपीएस, मतलब ईपीएस वही होना चाहिए जो पहले था। तो अब या तो अच्छा रिवीजन है, अच्छा प्रैक्टिस है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे भाई ईपीएस जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जो ईपीएस है उसी बेस पे रेशो होना चाहिए। उसका अल्टरनेटिव मीनिंग है जो ईपीएस है उसी बेसिस पे रेशो होना चाहिए, दैट इज 2.5 अपॉन 5.6। अगर एग्जाम में टाइम कम है तो वो भी चलेगा, लेकिन अगर अच्छा टाइम है तो डेफिनेटली वर्किंग बताओगे तो अच्छा है। कौन सा वर्किंग, ये वाला। तो वापस देखते, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्वायरर कंपनी ये शुड ऑफर विदाउट द डायल्यूजन ऑफ ईपीएस का मतलब होता है, ये जो मीनिंग हम लोग लिख रहे हैं ना, ये रिविजन्स के टाइम पे बहुत काम आते हैं। दिस मीन्स दैट पोस्ट मर्जर ऑल्सो एक्वायरर कंपनी ए का ईपीएस शुड बी सेम एज द अर्लियर। इस वजह से हम लोग ने क्या लिया उसको 5.6 लिया, यस और नो। और कितना शेयर इशू करेंगे उसको क्या लिया, एक्स लिया। उसको सॉल्व किया तो कितना आया 0.446:1 का एक्सचेंज रेशो आया। लिख लेते हैं ये पार्ट। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस इज इक्वल टू पोस्ट मर्जर ईएटी डिवाइड बाय पोस्ट मर्जर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये लिखा आप लोगों ने।
X is 3.75 lakh new shares. So न्यू 3.75 है, ओल्ड उसके कितने थे 8.4. सो 8.4 के बदले हम लोग इशू कर रहे हैं कितना 3.75. बराबर है. अल्टरनेटिवली इसके नीचे अल्टरनेटिवली फास्टर वे इन दिस केस टू कैलकुलेट एक्सचेंज रेशियो based on EPS based on EPS will be EPS of target company divided by EPS of acquirer company. That comes to 2.5 divided by 5.6, that is 0.446 divided by 1. बराबर है. अब ये लाइन का क्या मतलब हो गया जो क्वेश्चन ने आपको दिया था. मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्वायरर कंपनी शुड ऑफर विदाउट द डाइल्यूजन ऑफ EPS. इसका दूसरा मतलब है, यह तो हमने बोला दिस मींस दैट पोस्ट मर्जर आल्सो एक्वायरर कंपनी EPS शुड बी सेम एज अर्लियर. तो ये तो एकदम लेमैन मीनिंग हो गया. लिटरल मीनिंग क्या हो गया इसका कि भाई सेम क्यों आया है वो, बिकॉज वी हैव केप्ट इंटैक्ट द EPS ऑफ बोथ द कंपनीज. इसका मतलब EPS ऑफ बोथ द कंपनीज जो है उसको हमने चेंज नहीं किया. दिस मीन्स दैट एक्सचेंज रेशियो शुड बी बेस्ड ऑन EPS. तो ये लैंग्वेज का फर्क है. अगर क्वेश्चन ये लैंग्वेज यूज कर रहा है ना विदाउट द डाइल्यूजन ऑफ EPS, आगे जाके बड़े क्वेश्चन में आप समझ जाना दैट मीन्स एक्सचेंज रेशियो शुड बी बेस्ड ऑन EPS. एक तरीका क्वेश्चन का बोलने का ये है कि भाई सीधा सीधा बोल दो एक्सचेंज रेशियो शुड बी बेस्ड ऑन EPS. दूसरा तरीका है विदाउट द डाइल्यूजन ऑफ EPS, यानी कि हम लोग EPS को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. बराबर है. तो अगर आपको ये मीनिंग लिखना है सिर्फ उस चीज के लिए, सेकंड वाले के लिए, डेफिनेटली एग्जाम नोट नहीं है, ये सेल्फ नोट है, तो आप लिख सकते हैं. तो दो तरीके हैं एक्सचेंज रेशियो को कैलकुलेट करने का. डिटरमाइन मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कंपनी ए शुड ऑफर विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ MPS. बराबर है. बोर्ड पे ध्यान देंगे. तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्वायरर कंपनी, दिस इज नेक्स्ट वर्किंग नोट. विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ क्या बोला MPS. इस लाइन का मतलब क्या है कि पोस्ट मर्जर MPS सेम रहेगा. पोस्ट मर्जर MPS ऑफ कंपनी ए, एक्वायरर कंपनी ए, कितना है MPS फिलहाल 70 निकाला ना आप लोगों ने. सो पोस्ट मर्जर MPS ऑफ एक्वायरर कंपनी ए will be same as earlier. Same as earlier, that is rupees 70. तो अभी पोस्ट मर्जर MPS को निकालने का फॉर्मूला, पोस्ट मर्जर मार्केट कैप, आप बोल सकते हैं पोस्ट मर्जर मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल, बाजू में लिख देता हूं. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MPS. तो पोस्ट मर्जर मार्केट कैप जब आप करोगे तो दोनों कंपनी का कंसिडर होएगा क्योंकि मर्ज हो चुका है ना. तो पोस्ट मर्जर मार्केट कैप डिवाइड बाय पोस्ट मर्जर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और इधर भी मैं टोटल ही लिख देता हूं ऊपर. बराबर बात है. अच्छा, आप तो 70 ही चाहते हैं. आप चाहते हैं कि भाई मर्जर के बाद भी 70 तो रहना ही चाहिए. तो पोस्ट मर्जर ₹70 इज इक्वल टू पोस्ट मर्जर टोटल मार्केट कैप. कैसे मिलेगा, पहले खुद का नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MPS. तो कंपनी ए का नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MPS प्लस कंपनी कौन सा टारगेट बी का नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MPS.
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। खुद का कंपनी का खुद का शेयर्स कितना है? 10,000, 10 lakhs। सो 10 लाख शेयर्स। कितना इशू करेंगे नहीं मालूम, एक्स शेयर्स। बराबर है ना, वही तो चाहिए अपने को। और यहाँ पे कंपनी ए का नंबर ऑफ शेयर्स बताओ मेरे को कितना? 10 लाख शेयर्स। सो 10 लाख शेयर्स आप ऐसा 10 करके भी कर सकते हैं, इनटू एमपीएस। पुराना एमपीएस कितना था? 70। प्लस कंपनी बी को एक्वायर किया, तो कंपनी बी को आप एक्वायर करें पहले पुराना जो नंबर ऑफ शेयर्स है कितना था? 8.4। सो 8,40,000 शेयर्स इंटू रुपीज 18.75 डिवाइड बाय 10 लाख शेयर्स प्लस एक्स। तो यहाँ पे 10 लाख इंटू 70 एम प्लस 8,40,000 इंटू 18.75 एम प्लस एमआरसी कितना होता है? 857,50,000। सो रुपीज 857,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख प्लस एक्स, दैट विल बी रुपीज यहाँ पे 70। तो यहाँ पे 10 लाख इंटू 70 बराबर 700 lakhs इज इक्वल टू प्लस 70x इज इक्वल टू 857,50,000 बराबर है, माइनस। तो 70x इज इक्वल टू 157,50,000 डिवाइड बाय 70। तो x कितना आता है? 2,25,000 शेयर्स। इतना अपने को इशू करना चाहिए। ये आपके न्यू शेयर्स टू बी इशूड। एक्स के खुद के शेयर्स कितने थे? कंपनी बी के ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स थे 8,40,000 बराबर है। तो आप उसके 8,40,000 शेयर्स के बदले यू आर इशूइंग देम हाउ मच? 2,25,000 शेयर्स। यानी कि उसके एक शेयर के बदले यू आर इशूइंग, सो 2,25,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 8,40,000 0.2679। ठीक है ना? सो 0.2679:1 का रेशो है। और ये रेशो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 18.75 डिवाइड बाय 70 तो कितना है? 0.2679। ये दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना? अपन दोनों तरीके लिखेंगे। डेफिनेटली जो पेपर चेकर है वो वर्किंग देखे, मतलब वर्किंग वाला देंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज शॉर्टकट तरीका वो है। तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो एक्वायरर कंपनी ए शुड ऑफर विदाउट द डायल्यूशन ऑफ ईपीएस। इसमें सीखने को क्या मिला? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू एमपीएस। दूसरा, पोस्ट मर्जर एमपीएस इज इक्वल टू टोटल मार्केट कैप डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। सामने वाले का भी मार्केट कैप डायलूट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन ने ऐसा कुछ बोला नहीं, इसलिए उसका जो पुराना नंबर ऑफ शेयर्स था ना, उसी से हमने माइनस मल्टीप्लाई किया। यानी कि टोटल मार्केट आपको ऐसा लगेगा सर न्यूमरेटर में वाई वी आर मल्टीप्लाइंग 8,40,000, वहां पे तो एक्स आना चाहिए, लेकिन जो मार्केट कैप है वो तो सेम ही रहेगा। पुराना और नए का दोनों का मिला के जो मार्केट कैप है वो सेम रहेगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट में न्यूमरेटर में लिख दिया, अदरवाइज मेरे को क्या करना चाहिए? पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए। 10 इंटू 70, 8.4 इंटू 8.75। फिर मेरे को बताना चाहिए भाई टोटल मार्केट कैप प्री मर्जर इतना है, पोस्ट मर्जर भी इतना ही रहेगा। ऐसा हमने शॉर्टकट किया, हमने न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई कर दिया। समझा आप लोगों को? ठीक है ना? तो ये लिख लेते हैं।
ये फॉर्मूला लिखोगे ना तो इसके बाद क्या लिखना कि मार्केट कैप विल बी सेम एज प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर। तो प्री मर्जर मार्केट कैप जो निकालोगे वो अमाउंट डायरेक्ट अपन न्यूमरेटर में लिख देंगे, नहीं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन होएगा। Since MPS will not be diluted, since MPS will not be diluted, that means pre-merger market cap and post-merger market cap will be same. Yes or no? मार्केट कैप पे कोई असर नहीं आएगा। सो प्री मर्जर मार्केट कैप आपका कंपनी ए का नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस, तो नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख इनटू 70। So 10 lakh shares into rupees 70, it comes to rupees 700 lakhs, बराबर है। और इसका है कंपनी बी का 8.4 लाख है शायद, इंटू 18.75, कितना आता है 157.5। तो आपका प्री मर्जर मार्केट कैप आएगा 700 प्लस 157.5, कितना 857.5 लाख। पोस्ट मर्जर मार्केट कैप विल ऑल्सो बी सेम एज अर्लियर, सेम एज 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस एक्स, तो आपका एक्स आना चाहिए 2.25, दैट इज 2,25,000 शेयर्स। और अल्टरनेटिव शॉर्टकट तरीका क्या है? अल्टरनेटिवली एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन एमपीएस, so that will be MPS of target company divided by MPS of acquirer, क्योंकि यहाँ पे वो लोग ने बोला MPS को इंटैक्ट रखो, वही सेम एक्सप्लेनेशन। तो टारगेट का कितना था 18.75 डिवाइड बाय रुपीस 70, तो आपका आंसर सेम आना चाहिए 0.2679:1। प्रैक्टिस किया था, इसका भी डेली प्रैक्टिस करोगे तो एडवांस क्वेश्चंस और इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं टीवाई के क्वेश्चन नंबर 13 पे, पेज नंबर 14.6 पे आएंगे, आईसीआई मॉड्यूल टीवाई के क्वेश्चन 13। बराबर, तो टीवाई के क्वेश्चन 13 में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो एक्वायरर कौन है। सो एक्वायरर लॉन्गिट्यूड है
और लैटिट्यूड क्या है आपका, टारगेट है। इट इज प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग लैटिट्यूड। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया इधर से, तो ऐसे लाइन खींच देना। नंबर ऑफ शेयर्स लैक्स में है और रुपीज भी क्या है, लैक्स में है। ईपीएस आपका रुपीज में है और भाव आपका टाइम्स में होता है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया, इग्नोर द सिनर्जी। सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्री मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो कैसे करोगे, मेहनत को मल्टीप्लाई करोगे भाव से। सो 8 मल्टीप्लाई 15, कैलसी पे टेबल पे आता है 120। और दूसरा 10 इंटू 5 ₹50। यस और नो। फिर मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी कि एक्वायरर कंपनी कैन ऑफर विदाउट द डाइल्यूजन ऑफ ईपीएस। देखो ऐसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप लॉन्ग वर्किंग वाला करो, ठीक है। बाकी शॉर्ट वर्किंग पे आपको समझ ही गया है 5 डिवाइड बाय 8, क्योंकि ईपीएस विल रिमेन इंटैक्ट। तो आंसर आ गया। और 10 एमपीएस जो आएगा 50 डिवाइड बाय 120, तो भी आपका आंसर आ गया। बट लॉन्ग वर्किंग वाला इसे एक्सपेक्ट करेंगे, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के बाजू में लिखना सिमिलर टाइप एडिशनल क्वेश्चन 2, सिमिलर टाइप एडिशनल क्वेश्चन। कितना आया था वो तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। सो एक्वायरर का एमपीएस था लॉन्गिट्यूड का 120 बराबर है, और लैटिट्यूड का कितना था 50। फिर आपका एक्सचेंज रेशियो किया कैलकुलेट आपने ऑन बेसिस ऑफ ईपीएस, दैट इज विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस। कितना आया 0.625:1। और विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ, यहाँ पे विदाउट लिख देते हैं, विदाउट डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस और विदाउट डाइल्यूशन ऑफ एमपीएस कितना आया 0.417:1 बराबर है। समझा सबको। तो देखो अभी हमने क्या क्या सीखा आज के लेक्चर्स में। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, इनकम स्टेटमेंट आना चाहिए अपने को। और हमने देखा कि भाई जब एक कंपनी दूसरे को एक्वायर करती है तो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस ऑल्सो, एमपीएस ऑल्सो, एनएवी ऑल्सो, और आगे जाके और भी बहुत कुछ आएगा। और हम लोग रेशियोज कैसे डिटरमाइन करते हैं इक्विवेलेंट बेसिस पे वो देखा। और उससे जो फॉर्मूला डिराइव हुआ टी अपॉन ए, उसका लॉजिक अपन समझे कि भाई वो कैसे इक्विवेलेंट बेसिस पे होता है। वो सेल्फ एग्जांपल मैंने लिखा है ना वो वाला, और उस बेसिस पे अपन ने ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है ना। कौन कौन सा क्वेश्चन किया आज हम लोग ने, आई थिंक एडिशनल क्वेश्चन 1 किया, एडिशनल क्वेश्चन 2 किया और टीवाई के क्वेश्चन 13 किया।